फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको केस के पांचवें केस के बारे में बताने जा रहा हूं। पहला केस मैंने बताया था नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। दूसरा मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। और तीसरा मैंने बताया था डेटिव केस। वही एक्यूजेटिव केस का इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डेटिव केस भी कहते हैं। और चौथा मैंने बताया था नॉमिनेटिव और एड्रेस, संबोधन कारक। अब आज हमारा चल रहा है पॉजिटिव या जेनेटिव केस। पॉजिटिव या जेनेटिव केस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। संबंध स्थापित करने वाला जो शब्द होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। पॉजिटिव केस जनरली एक्सप्रेसेस पोजेसर या और ओनर। वो जो केस होता है संबंध कारक, वो मुख्यतः काबिज या मालिक को एक्सप्रेस करता है। कौन मालिक है, कौन किसके काबिज है। इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव इक्विवेलेंट। इसका हम प्रयोग किस तरह से करते हैं? एडजेक्टिव इक्विवेलेंट के तरह। एडजेक्टिव इक्विवेलेंट का मतलब है कि किसी दूसरे नाउन शब्द की विशेषता बताना, कि वो नाउन शब्द जो है वो क्या है, उसकी क्या विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा राम्स ब्रदर। हमने कहा राम्स ब्रदर, तो यहां पर राम जो है उसका ब्रदर के साथ संबंध, और राम्स जो है वो क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है दूसरे नाउन शब्द की। तो नाउन का जेनेटिव केस एकमात्र ऐसा केस है जो इन्फ्लेक्शन रूप परिवर्तन से बनता है। अब इसको समझिए आप। नाउन का जेनेटिव केस, पॉजिटिव केस, एकमात्र ऐसा केस है, ये एक ऐसा केस है, ऐसा कारक है जो इन्फ्लेक्शन के द्वारा बनता है, रूप परिवर्तन। जैसे राम है, राम का हमने रूप परिवर्तन कर दिया राम्स। राम की जगह में हमने राम्स कर दिया, तो राम्स जो है वो जेनेटिव केस हो गया, रूप परिवर्तन हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया उसका। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज राम्स अम्ब्रेला। आप इसको समझिए। यहां पर राम्स अम्ब्रेला, राम्स अम्ब्रेला का मतलब क्या हुआ कि अम्ब्रेला की विशेषता क्या है कि वह राम का है। वह किसका है? राम का है। ये उसकी विशेषता है अम्ब्रेला की। तो उसको हमने इस तरह से जेनेटिव केस बनाकर हमने प्रस्तुत किया है, राम्स अम्ब्रेला। यहां पर क्या है कि हम पॉजिटिव केस, कौन सा शब्द पॉजिटिव केस है, वो हम दूसरे शब्द पर जो उसके बाद आ रहा है नाउन शब्द, उस पर हम हुज लगा देंगे, प्रश्न करेंगे हुज लगाकर, तो जो उत्तर आएगा वो आपका पॉजिटिव केस होगा या जेनेटिव केस होगा। जैसे हमने अम्ब्रेला, राम के बाद अम्ब्रेला आ रहा है, तो अम्ब्रेला शब्द के पहले हमने हुज लगा दिया। हुज लगा के हमने प्रश्न किया। आप प्रश्न करोगे हुज अम्ब्रेला, हुज अम्ब्रेला, तो आपका उत्तर क्या आ गया? राम्स। राम शब्द जो है उसका रूप परिवर्तन करके आप बोलोगे राम्स। राम्स जो है वह जेनेटिव केस हो गया। इस तरह से हम पॉजिटिव केस को समझ सकते हैं कि पॉजिटिव केस क्या होता है? वह संबंध स्थापित करता है दूसरे नाउन पर, वह दूसरे नाउन की विशेषता को एक्सप्रेस करता है। ये क्या है कि एडजेक्टिव इक्विवेलेंट है, उसके समान है, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब है बराबर, और एडजेक्टिव है उसकी विशेषता को बताता है। जैसे अम्ब्रेला की विशेषता बता रहा है। अम्ब्रेला किसकी है? हुज अम्ब्रेला। हुज अम्ब्रेला हमने कहा कि ये राम्स।
तो राम्स यहां पर पॉजिटिव केस हो गया। बेटा ऐसा मत करो तो यार। तो मैं बता रहा था कि दिस इज राम्स अम्ब्रेला, ये राम की छतरी है। राम्स अम्ब्रेला मीन्स द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम, वह छाता जो है वो राम से संबंधित है। तो राम्स अम्ब्रेला से हमको ये पता चलता है, ये पोजीशन है राम का अम्ब्रेला पर। अब यहां पर जैसे मैंने कहा है कि इन्फ्लेक्शन, रूप परिवर्तन होता है। द फॉर्म ऑफ द मैन, द फॉर्म ऑफ द नाउन, द फॉर्म ऑफ द नाउन राम इज चेंज्ड टू राम्स। राम का जो फॉर्म है बदल गया, परिवर्तित हो गया, किसमें? राम्स में। दिखाने, ये टू शो ओनरशिप और पोजीशन, उसका ओनरशिप, उसका मालिकाना हक, वो बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए वो राम्स के रूप में आ गया। और यहां पर एक बात का हमको ध्यान देना है कि हम किसी भी लिविंग थिंग्स, लिविंग क्रीचर्स पर ही ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं ये पॉजिटिव केस के लिए। और जो नॉन लिविंग थिंग है, जो नॉन लिविंग थिंग है, न्यूट्रल जेंडर्स हैं, उनमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे चेयर से लेग्स, ये सही नहीं है, हम लिखेंगे द लेग्स ऑफ ए चेयर। ए मैंस लेग्स, ये सही है। ए चेयर्स लेग्स, ये सही नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर में हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। हाँ, तो मैं आपको यह भी बताने जा रहा था कि पॉजिटिव केस कैसे हम लिखते हैं। किसी, जैसा मैं बता रहा था आपको कि पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं शब्द, नाउन शब्द के आगे। एपोस्ट्रोफी एस क्या हो? एपोस्ट्रोफी ये हुआ कॉमा लगाकर एस लगाना। जैसे मैन का मैंस, चाइल्ड का चाइल्ड्स, सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर पर मेन का मेंस, चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस। जहां पर बहुवचन में लास्ट में एस या ईएस होगा तो वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगाते हैं। अगर ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है बॉयज टेबल्स, हमने लिखना है, तो बॉयज में हम कहते हैं, बहुवचन में हम आगे से एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये पॉजिटिव केस बताएगा। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव केस ये हुआ कि जिसमें हम किसी नाउन का दूसरे नाउन शब्द से हम संबंध स्थापित करते हैं, ये पॉजिटिव केस हुआ। अब नेक्स्ट हमारा है केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन, एपोजिशन शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ। एपोजिशन का अर्थ होता है समान अर्थ। केस इन अपोजिशन का हो गया समानार्थक कारक। समान अर्थ वाला, मतलब समान अर्थ का कारक। अर्थात जो शब्द पहले, बाद का जो शब्द है वह पहले आए हुए शब्द की व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे आपके उदाहरण दे रहे हैं, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर। यहां पर रिफॉर्मर शब्द भी नाउन है जो कबीर की व्याख्या कर रहा है, कबीर के बारे में बता रहा है। दोनों शब्द समान हैं, कबीर और रिफॉर्मर। यहां पर रिफॉर्मर भी कबीर की व्याख्या कर रहा है, कबीर के विषय में बता रहा है। द वॉज ए वीवर, जो वीवर है वो कबीर है,
कबीर था, कबीर वीवर था, लेकिन वो रिफॉर्मर भी था, समाज सुधारक भी था। तो ये कबीर और समाज सुधारक ये दोनों एक दूसरे को के समान अर्थ वाले हैं, इसलिए ये दोनों यहां पर क्या होंगे, केस। कबीर भी केस है। कबीर का केस कौन सा है, क्योंकि ये वॉज का सब्जेक्ट है, वॉज क्रिया शब्द का सब्जेक्ट है। हु वॉज ए वीवर, हमारा प्रश्न, हु वॉज ए वीवर, आप कहोगे कबीर वॉज ए वीवर, कबीर जो सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए नॉमिनेटिव केस हो गया। अब द ग्रेट रिफॉर्मर, रिफॉर्मर, हु वॉज रिफॉर्मर, हु वॉज रिफॉर्मर, हु वॉज वीवर, ये हमारा आ गया रिफॉर्मर, कबीर द रिफॉर्मर। तो रिफॉर्मर शब्द भी यहां पर केस हुआ, नॉमिनेटिव केस, वैसे नॉमिनेटिव केस हुआ, लेकिन हम इसको कहेंगे केस इन अपोजिशन ऑफ कबीर। जैसा कबीर का केस है वैसे ही केस इसका भी है, केस इन अपोजिशन, समानार्थक कारक है। इसको हम हिंदी में कहेंगे समानार्थक कारक, समान अर्थ वाला कारक। समान अर्थ किसका, कबीर का। यहां पर देखिए आप दूसरा, यस्टरडे आई मेट योर फ्रेंड द इंजीनियर। यहां पर आई सब्जेक्ट है किसका, मेट का, मेट का सब्जेक्ट है, हु मेट, आई मेट, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। फ्रेंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मेट का ऑब्जेक्ट। फ्रेंड क्या है, मेट का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने से ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और दूसरा जो है इंजीनियर, ये इसकी व्याख्या कर रहा है, द इंजीनियर, इंजीनियर, योर फ्रेंड द इंजीनियर। तो यहां पर इंजीनियर जो है फ्रेंड की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड ऑब्जेक्टिव केस में, एक्यूजेटिव केस में है, तो वो इंजीनियर भी एक्यूजेटिव केस ही होगा, लेकिन हम लिखेंगे केस इन अपोजिशन टू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का केस इन अपोजिशन है, समान अर्थ वाला केस है, अर्थात फ्रेंड अगर एक्यूजेटिव केस में है तो इंजीनियर भी एक्यूजेटिव केस में ही होगा। केस इन अपोजिशन, हम इसका एक नया शब्द लिखेंगे, समानार्थक केस। यहां पर देखिए आप, हैव यू सीन सुरेश द आर्टिस्ट पेंटिंग। यहां पर सुरेश क्या है, वह हैव यू सीन सुरेश द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो है सुरेश की व्याख्या कर रहा है, सुरेश जो है वो पॉजिटिव केस में है, आर्टिस्ट जो है पॉजिटिव केस में है, तो इसलिए सुरेश भी पॉजिटिव केस में। तो ये सुरेश का केस इन अपोजिशन हो गया, केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन क्या है, केस इन अपोजिशन ये है कि जो पहले केस है जिसकी वो व्याख्या कर रहा है वही केस दूसरे का भी होगा, और उसको हम कहते हैं केस इन अपोजिशन अर्थात समानार्थक कारक। तो इस तरह से आप कारक समझ गए होंगे। हमने व्याख्या, वैसे तो मतलब इंग्लिश ग्रामर में मेनली जो कारक बताए जाते हैं वो केवल 3 बताए जाते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आपके नॉमिनेटिव केस है, उसमें आप देख रहे हैं कि एक आपका आ गया केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या हुआ, जो नॉमिनेटिव केस है उसकी व्याख्या दूसरा नाउन शब्द कर रहा है तो वो केस इन अपोजिशन हो गया। जो ऑब्जेक्टिव केस है उसकी व्याख्या दूसरा नाउन शब्द कर रहा है तो वह क्या हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन हो गया। और जो आर्टिस्ट आपका यहां पर पॉजिटिव केस है उसकी व्याख्या कर रहा है ये शब्द, तो हम इसको कहते हैं केस इन अपोजिशन।
तो इस तरह से केस इन अपोजिशन हो गया। और एक बताया मैंने डेटिव केस, और मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और लिविंग को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अंग्रेजी में एक शब्द है डेटिव, DATIV, डेटिव। तो इसलिए उसका नाम रख दिया डेटिव। वह है तो ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन उसको एक अलग से नाम दे दिया डेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। और एक केस आपका है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, नाम से पुकारते हैं, कुछ भी संबोधन कर रहे हैं, तो वहां पर हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का प्रयोग को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस केस कहेंगे। तो इस तरह से हमारे विस्तार में 6 केस हुए: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, डेटिव केस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, पॉजिटिव केस या जेनिटिव केस, और आपका केस इन अपोजिशन। तो ये आपका केस चैप्टर जो है वह प्रायः समाप्त हो गया है। और इसमें कोई परेशानी अगर किसी को है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। मैंने जैसा आपसे वादा किया है, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे, जो समस्याएं होंगी, उनके लिए मैं एक अलग से लेसन तैयार करके आपके सामने रखूंगा। आपको ये कैसा लगा, ये इसके बारे में भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। कहीं पर कोई कमी है उसको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये सीखने की ही प्रक्रिया होती है। लर्निंग प्रोसेस जो है वह बराबर जिंदगी भर चलती रहती है। हमसे ज्यादा भी आप लोगों को आ सकता है, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिए। और आपकी कोई समस्याएं हैं तो उनका निराकरण मैं अपने ज्ञान से जितना हो सकता है मैं करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं डाल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।